आज हम प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित जैक बोर्ड के वर्ग 10वीं के हिंदी बी विषय के मॉडल सेटों में से सेट 1 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जोहार प्यारे बच्चों। नमस्कार छात्रों, मेरा नाम कैलाशपति नारायण है और मैं पाकुड़ जिला के महसपुर प्रखंड के अंतर्गत राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय बिरकिट्टी में हिंदी विषय के सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम हिंदी बी विषय के सेट 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 30 तक के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ग 10वीं के हिंदी बी के प्रथम प्रश्न में जो अपठित बोध से अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं वो आपके पाठ्य पुस्तक से इतर कहीं बाहर से कोई पैरा लिए गए रहते हैं। अनुच्छेद 1 या 2 पैरा, उनसे रिलेटेड आपको 5 प्रश्न अपठित बोध के हिंदी गद्य से लिए जाते हैं। आइए बच्चों, हम इस पैरा को पढ़ते हैं और उस पैरा को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं उन्हें देखेंगे और उनमें दिए गए 4 विकल्पों में से जो सबसे सही और सटीक विकल्प होंगे, इन पैरा में से खोज करके हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। चलिए पैरा पढ़ते हैं। संसार में प्रत्येक वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है जिस सीमा तक वह जीवन की विविधता के साथ सामंजस्य की स्थिति बनाए हुए है, और प्रत्येक विरूप उसी सीमा तक विरूप है जिस सीमा तक वह जीवन व्यापी सामंजस्य को भिन्न भिन्न करती है। अतः यथार्थ का दृष्टा जीवन की विविधता में व्याप्त सामंजस्य को बिना जाने अपना निर्णय उपस्थित नहीं कर पाता, और करे भी तो उसे जीवन की स्वीकृति नहीं मिलती, और जीवन के सजीव स्पर्श के बिना केवल सुंदर की एकत्र कर देने का वही परिणाम अवश्यंभावी है जो नरक स्वर्ग की सृष्टि का हुआ करता है। संसार में सबसे अधिक दंडनीय वह व्यक्ति है जिसने यथार्थ के कुत्सित पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला, क्योंकि इस चित्र ने मनुष्य की सारी बर्बरता को चुन चुनकर ऐसे ब्यौरेवार ढंग से प्रदर्शित किया कि जीवन के कोने कोने में नरक गढ़ा जाने लगा। इसके उपरांत उसे यथार्थ के अकेले सुख पक्ष को पुंजीवित कर इस तरह सजाना पड़ा कि मनुष्य उसे खोजने के लिए जीवन को छिन्न भिन्न करने लगा। तो प्यारे बच्चों, हमने अपठित बोध के इस अपठित गद्यांश को पढ़ा। अब इससे रिलेटेड 5 प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, और जिसमें से इन प्रश्नों के लिए चारों विकल्प दिए गए होते हैं। इन चारों विकल्पों को हम फिर से उन्हीं पैराग्राफ में से खोजने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सटीक आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, इस गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यथार्थ के एकांगी अभिव्यक्ति के प्रति। यहां आप देखेंगे तो ये लाइन आप देख रहे हैं, यथार्थ के बारे में बताया गया है, उसकी अभिव्यक्ति की गई है। तो आपको इस पैरा में ही इन प्रश्नों के आंसर ढूंढने हैं जो कि मिलेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 2, सुंदर वह है जो करती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, सामंजस्य। अगला प्रश्न के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और ये सारे प्रश्नों के आंसर आप लोग को एक बात मैं बार बार ये रिपीट कर देना चाहूंगा कि ये पैसेज के भीतर से ही दिए गए रहते हैं। इन पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़ने के बाद क्वेश्चन को पढ़ें, उनके चारों ऑप्शंस को पढ़ें, और ऑप्शंस को देखने के बाद उन चीजों को आप किसी लाइन में ढूंढने की कोशिश करें। वो जरूर आपको कहीं ना कहीं इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे, ताकि आप अपने आंसर को सटीक रूप से कर पावे। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन है? तो इन चारों ऑप्शन में से आप पैरा में देखेंगे
कि यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति सबसे दंडनीय है। आप अगर इसका देखते हैं दूसरा पैरा, तो यहाँ दिया गया है संसार में सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति वो है जिसने यथार्थ के कुत्सित पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला। इसका तीसरे नंबर का आंसर इस लाइन में आपको मिल जाता है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सौंदर्य कब उपयोगी होता है? इसका आंसर होगा ए, जब जीवन का स्पर्श मिलता है। पांचवें नंबर का है प्रश्न, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मकता देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी, अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना। ये पांचों प्रश्न के आंसर आपको अगर उस पैरे को ध्यान से आप पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं किसी लाइन में आपको मिल जाते हैं। तो आप लोग को उस पैरे को प्रथम दृष्टया पढ़ लेना है, देख लेना है, समझ लेना है। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ना है, उनके चारों ऑप्शन को पढ़ना है और उन ऑप्शन में से एक सटीक ऑप्शन को उन्हीं किसी लाइनों में से ढूंढना है जो पैरा में दिया गया रहता है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट है अपठित गद्यांश पद्यांश से है। आप लोग के एग्जाम में 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो बाहर के किताब के अपठित गद्यांश से दिए रहेंगे जो आपके पाठ्य पुस्तक से नहीं है, और कविता एक रहेगा अपठित पद्यांश से जो भी बाहर से दिया गया रहेगा, और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन के आंसर आपको करने होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। रवि भोर सुनहरा निकला, पर खेल सवेरा नाचा, भूभार कनक गिरी पिघला, भूगोल मही का बदला, नवजात कुजेला जोड़ा, कन कन बन गया रुपहला, मधुगीत पवन ने गाया, संगीत हुई यह धरती, हर फूल जगह मुस्कुराया। ये आपकी कविता का अंश था जो कहीं बाहर से दिया गया है और इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और उनके 4 आंसर दिए गए हैं। उनमें से सटीक आंसर इस कविता को भली भांति पढ़ लेना है, उसके मतलब को समझ लेना है, उसके बाद उन प्रश्नों के उत्तर को करना है। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं बच्चों। प्रातःकालीन सूर्य को कवि किस रूप में देखता है? तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा टी, सुनहरे रंग के भोर के रूप में। इसका आंसर किस लाइन में है? आपने देखा होगा रवि भोर सुनहरा निकला, इस लाइन में इसका आंसर हमें मिल जाता है। अगला प्रश्न है, कनक किसका पर्यायवाची है? कनक का पर्यायवाची होगा सोना, ये आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उजाले को कवि कैसा बताता है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सी, नया और दौड़ता हुआ। नवजात उजेला दौड़ा, नवजात का मतलब नया जन्म लेने वाला, उजाला और दौड़ा, तो यहाँ नया और दौड़ा शब्द आया है आपके उन लाइनों में, तो इसका आंसर हो जाएगा उजाले को कवि नया और दौड़ता हुआ बताता है। अगला प्रश्न है, हवा के गीत से पृथ्वी पर कैसा प्रभाव पड़ा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, धरती के कण कण में संगीत ध्वनित हो सका। ये आपके देखने को मिलेंगे, हवा, पवन, कण कण, धरती, संगीत, ये यहाँ आपके आंसर मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस पैरा का, इस कविता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो हम देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ रवि अर्थात सूर्य के आगमन के बारे में, आने के बारे में, जो वातावरण में तब्दीली आई है, बदलाव आया है, उसके बारे में बतलाया गया है। तो हमारा सटीक शीर्षक या इस कविता का नाम क्या हो सकता है? रवि का आगमन, ए। चलिए दोस्तों, हमने ये अपठित गद्य और अपठित पद के 5-5 प्रश्नों के उत्तर किए जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से बाहर से पूछे जाते हैं। अब अगला सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 11 से 20, वो ग्रामर खंड से है, व्याकरण से है, उसे हम लोग देख लेते हैं। इन 11 से 20 तक के प्रश्नों में आपके जो प्रश्न रहते हैं वो पर्यायवाची शब्द से रहते हैं, पर्यायवाची, विलोम,
अनेकार्थी शब्द, संधि से, समास के भेदों से, फिर उपसर्ग से, प्रत्यय से, मुहावरा से, लोकोक्ति से, इन सारी चीजों से जो आपके सिलेबस में है, पाठ्य पुस्तक में है, उनसे ग्रामर के प्रश्न दिए गए रहते हैं। 10 प्रश्न रहते हैं, एक एक नंबर के, 11 से 20 नंबर के। चलिए अब हम प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पूछा गया है 11 नंबर में चीर और चीर, इन दोनों में हर्षई और दीर्घिकार का अंतर है। चीर में के अर्थ लिखे गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। तो 11 नंबर के इन प्रश्नों में हमें इन दोनों का अर्थ बतलाना है कि चीर का अर्थ क्या होता है। तो ये चीर का अर्थ होता है पुराना। तो एक चीज जो पहला नंबर का दिया गया है उसका ऑप्शन ए में हम देख रहे हैं, बी में भी देख रहे हैं, डी में भी देख रहे हैं, पुराना दिया गया है। अब अगले चीर पर हम विचार करते हैं, इसका अर्थ होता है कपड़ा या वस्त्र। अब आप देखते हैं कि पुराना तो हमें 3 ऑप्शन में मिल रहा है, ए में, बी में और डी में, लेकिन कपड़ा या वस्त्र आपको सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन में मिल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि दोनों चीरों का अर्थ हमारा क्या होगा। एक चीर का अर्थ पुराना और दूसरे चीर का अर्थ कपड़ा या वस्त्र, जो कि हमें ऑप्शन ए में मिलता है। तो इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा वो वस्त्र और पुराना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर विचार करते हैं। कोयल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा। यहाँ पर बच्चे हमेशा आप लोग ध्यान देंगे, परीक्षा में कभी काल प्रश्न ये आता है कि क्या होगा और कभी काल दे दिया जाता है नहीं होगा, इसलिए प्रश्न को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इस नहीं वाली चीजों पर आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पूछा जा रहा है होगा अथवा नहीं होगा। यहाँ कोकिल का अर्थ भी कोयल होता है, श्यामा भी कोयल का अर्थ में आता है, पीक भी आता है। खेचर, खेचर का अर्थ जो होता है वो हमारा पक्षी के संदर्भ में होता है। तो यहाँ पर कौन सा अर्थ नहीं है, तो उसके लिए हमारा सटीक आंसर हो जाएगा खेचर, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हम देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से सरझा जोड़ आनंद जो हमारे सेक्शन ए में आए हुए हैं, तो वो आंसर के रूप में सटीक बनता है। आप देखेंगे कि डी ऑप्शन में भी श्रद्धा जोड़ आनंदा दिया हुआ है, लेकिन हमारा संधि विच्छेद श्रद्धा आनंद का करना है, श्रद्धा आनंदा का नहीं करना है। तो जिस वजह से हमारा आंसर 13 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आग बबूला होना मुहावरा का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत गुस्सा होना। आग बबूला होने का मतलब अत्यधिक क्रोधित होना। अगले प्रश्न पर विचार करते हैं। रक्षा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग करके सुरक्षा शब्द बना है। उपसर्ग जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि वो शब्द होते हैं जिनके आगे कोई शब्दांश लगा करके उनके शब्द को अर्थ में परिवर्तन लाया जाता है या विशेषता लाई जाती है। तो यहाँ पर रक्षा के आगे सु उपसर्ग लगा करके सुरक्षा बनाया गया है, तो हमारा सटीक ऑप्शन बी हो जा रहा है। तो 15 का बी, सु में रक्षा, सुरक्षा बन गया, सु उपसर्ग लगा देने पर रक्षा के आगे। अगला प्रश्न है, इतिहास शब्द में एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा। प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के अंत में किसी ऐसे शब्दांश को लगाए जाते हैं जो उसके अर्थ को नएपन ला देता है, परिवर्तन कर देता है, एक विशेषता ला देता है। और उस अंतिम जो शब्दांश होते हैं उनके कोई अर्थ आपको नहीं लगेंगे, नहीं मिलेंगे। जैसे इक है, इक लगाया जाएगा तो इक का कोई अर्थ नहीं मिलता है, जबकि इतिहास के लास्ट में अंत में प्रत्यय जो लगाए जाते हैं, इक लगाएंगे तो हमें जो शब्द मिलेगा वो मिलेगा ऐतिहासिक। तो हमारा 16 का ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया। रचना के आधार पर वाक्य को पहचाने कि ये कौन से वाक्य हैं।
हम जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, 3 प्रकार है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो ये इन तीनों में से कौन सा वाक्य होगा? तो आप देख रहे हैं बच्चों कि जब यहाँ पर जब और तब दिया गया है, तो मिश्र वाक्य में आप देखेंगे उसको पहचानने का तरीका, वाक्य में जब या तब दिया गया रहे, यहाँ या वहां दिया रहे, इधर या उधर दिया रहे, तो वो हमारे मिश्र वाक्य होते हैं, जो एक सरल वाक्य के साथ साथ एक आश्रित उपवाक्य से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जब और तब का कॉम्बिनेशन आया है, अविनाश बाबू ने जब झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया, तो ये हमारा 17 का सटीक ऑप्शन सी मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, पाप पुण्य समासिक पद में कौन सा समास है? आप देखेंगे बच्चों कि जब भी इस तरह के कुछ प्रश्न आते हैं, पाप पुण्य, दिन रात, राजा रंक, और बीच में हाइफन दिया गया रहता है और शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विलोम होते हैं, उल्टे अर्थ वाले होते हैं, तो ये जनरली हमारे द्वंद्व समास में चले आते हैं। तो इस ऑप्शन बी को हम 18 का सटीक आंसर मानेंगे। अगला प्रश्न है, आजादी का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा? विलोम का अर्थ होता है बच्चों उल्टा, विपरीत अर्थ देने वाला, विपरीतार्थक शब्द जो हम पढ़ते हैं। तो स्वतंत्रता भी आजादी के संदर्भ में हम बोल सकते हैं, स्वच्छंदता, मुक्ति, ये सारे आजादी के ही पर्यायवाची के संदर्भ में हम यूज कर सकते हैं। लेकिन गुलामी जो है वो आजादी का जस्ट उल्टा हो जाता है, तो आजादी का विलोम हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, होनहार विद्वान के होठ चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिखाई पड़ती है, ये हमारा सबसे सटीक ऑप्शन बैठ रहा है। होनहार विद्वान के होठ चिकने पात, चिकने पात जो पत्ते नए नए निकलते हैं, जैसे हमारा बचपन नया नया जन्म होता है, तो जो भी होनहार लोग होते हैं उनकी झलक बचपन में ही दिखलाई पड़ जाती है उनमें कि वो आने वाले समय में बहुत महान बनने वाले हैं। चलिए दोस्तों, ये 11 से 20 के ग्रामर सेक्शंस का हम लोगों ने देखा क्वेश्चन और उनके आंसरों पर विचार किया। अब हम आते हैं पाठ्य पुस्तक से। अभी आपको 2 पैरा हम लोगों ने देखा था, एक अपठित गद्य से, एक अपठित पद से, जिससे 5-5 प्रश्नों के आंसर दिए गए थे जो कि आपके किताब से बाहर से थे। वो आपके समझ को परखने के लिए दिया गया था कि आप उस पैरा को पढ़ करके कितना समझ पाते हैं और समझ करके उनमें पूछे गए प्रश्नों के आंसर को आप कितने समुचित ढंग से कर पाते हैं, ये आपके कौशल और समझ की परख थी। अगला है सेक्शन जो 21 से 20-30 नंबर तक पूछे जाएंगे, वो है आपके पठित पद्यांश और गद्यांश से। ये आपके पाठ्य पुस्तक हैं स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2, उनसे ये पैरा के प्रश्न रहेंगे। आप देख रहे हैं कि कविता का अंश है, काव्यांश है, और ये जो है आपका स्पर्श भाग 2 के एक कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, उनकी कविता है पर्वत प्रदेश में पावस, उससे लिया गया है। तो ये प्रश्न जो रहेंगे आपके पाठ्य पुस्तक के कविता के किसी अंश से लिए गए रहेंगे। चलिए पद्यांश के इस कविता को हम लोग पढ़ते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झरा, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे हैं नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिता पर। आगे बढ़ते हैं। इस पैरा को हमने पढ़ा जो कि कविता का अंश है पर्वत प्रदेश में पावस, कवि है सुमित्रा नंदन पंत जी की। उनसे रिलेटेड 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और 4 आप देख रहे हैं कि नीचे वाले गद्य अंश हैं, उनसे पूछे गए हैं, और लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं वो संचयन से आए हुए हैं। तो आप देखते हैं कि स्पर्श के गद्यखंड पदखंड से 4-4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के पूछे जा रहे हैं और संचयन से 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के पूछे जा रहे हैं।
जो यही ट्रेंड रहता है आपके जैक एग्जाम में पूछे जाने का। चलिए प्रश्नों पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, पर्वतों की छाती पर बहने वाले झरने कैसे लग रहे हैं? अब इसमें से 4 ऑप्शन में से आप देखेंगे कि इसका सटीक आंसर जो होगा, मोतियों की लड़ियों के समान हमारे लग रहे हैं। ये आपके प्रश्न के आंसर आपको उन्हीं पैरा में पढ़ने होंगे और उन पैरों में से खोजने होंगे आपको कि कहाँ दिए गए हैं। लेकिन इस बारे में एक और भी रहता है कि ये चूंकि आपके किताब के कविता से लिए गए हैं, तो उस पैरा के अलावा आगे पीछे की जो घटनाएं हैं उन चीजों को भी आपको दिमाग में रखना होगा। अपठित में तो उन्हीं पैरों में आपके आंसर मिलेंगे, लेकिन ये पठित पाठ्य पुस्तक से हैं, तो आपने उस कविता को शुरू से अंत तक कितना समझा है, इस चीजों की भी परख होती है। तो उस पैरा को देने के बाद भी उसके आगे पीछे के लाइनों से भी आपके समझ की परख के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये आपके दिए हुए पैरा से ही प्रश्न के आंसर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मोतियों की लड़ियों से सुंदर, ये दिए गए हैं, जो कि आपके 21 नंबर के प्रश्न के आंसर हैं। अगला प्रश्न है, निर्जरों द्वारा किसका गौरव गान किया जा रहा है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, पर्वतों का। आप देखेंगे उस पैरा में कि गिरी के गौरव का गान किया जा रहा है। गिरी का अर्थ होता है पर्वत, जो कि आपके पैरा के पहले लाइन में ही दिए गए। गिरी का गौरव गाकर, ये 22 का आंसर आपके इस लाइन से मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 23 नंबर, तरुवर का अर्थ क्या है? तो तरुवर का अर्थ होता है बहुत ऊंचे वृक्ष। हमारा 23 का ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक आंसर होगा। कौन किसका गौरव गान कर रहा है? तो यहां हम देख रहे हैं कि झरने और पर्वतों का गौरव गान किया जा रहा है। झरने पर्वतों का गौरव गान कर रहे हैं। इस कविता के माध्यम से हमें इस प्रश्न का आंसर सटीक ए मिलता है। चलिए बच्चों, आज हम फिर अगले सेगमेंट पर बैठते हैं और हमारा अगला है पाठ्य पुस्तक से लिया गया अपठित गद्यांश, जो कि हमारे पाठ तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हैं प्रहलाद अग्रवाल। चलिए पैरा को पढ़ते हैं। संगम, ये फिल्म है। संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर, जो फिल्म अभिनेता थे और उन्होंने संगम फिल्म में अभिनय किया था, में गहन आत्मविश्वास भर दिया है और उसने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा की है। जब संगम फिल्म का पिक्चराइजेशन हुआ, दर्शकों ने देखा, तब इतनी ज्यादा सफलता हासिल हुई कि राज कपूर को इतना कॉन्फिडेंस आया उस फिल्म की सफलता को लेकर के कि उन्होंने एक साथ 4 फिल्मों के निर्माण की घोषणा कर दी थी। कौन कौन से फिल्मों के निर्माण की घोषणा की थी? मेरा नाम जोकर, अजंता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। पर जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण प्रारंभ किया, तब संभवतः उसने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। यह वह फिल्म है जिसमें राज कपूर ने अपने जीवन को सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की थी। चलिए, ये पैरा हम लोगों ने देख लिया, जो हमारे पाठ्य पुस्तक के तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र नामक पाठ से है, जिनके लेखक प्रहलाद अग्रवाल हैं। अब हम प्रश्नों पर विचार करते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, किस फिल्म के आप राज कपूर आत्मविश्वास से भर जाते हैं? किस फिल्म के बाद राज कपूर आत्मविश्वास से भर जाते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संगम, जो कि हम लोग पहले लाइन में ही पैरा का देखते हैं कि संगम की अद्भुत सफलता के बाद राज कपूर में गहन आत्मविश्वास भर दिया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, संगम। 26 है, मेरा नाम जोकर का निर्माण कब प्रारंभ किया गया?
तो आप देख रहे हैं कि मेरा नाम जोकर जो आपको आया है वो 1965 में राज कपूर द्वारा निर्माण किया गया था। ये आपके पैरा में आंसर दिया गया है, तो जिसका सटीक आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1965। अगला प्रश्न है 27 नंबर, 1966 ईस्वी में कवि शैलेंद्र की कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई? तो आप देख रहे हैं कि 1966 ईस्वी में दिया गया है कि तीसरी कसम, कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम प्रदर्शित की गई थी। तो यहां हमारा ऑप्शन 27 का आंसर हो जाएगा सी, तीसरी कसम, जो कि आपके पैरे में मिल जा रहे हैं। और तीसरी कसम फिल्म में किसने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका निभाई? तो आप देखेंगे कि तीसरी कसम फिल्म में राज कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की थी, निभाई थी। ये हमारे लास्ट पैरा के लास्ट लाइन में मिल रहा है। तो इसका 28 का सटीक आंसर हो जाएगा ए, राज कपूर। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि स्पर्श भाग 2 पाठ्य पुस्तक जो है उनसे आपका एक पदखंड और एक गठखंड से पैरा दे करके 4-4 प्रश्न पूछे गए थे। अब हम आपके पाठ्य पुस्तक के दूसरी पुस्तक संचयन भाग 2 पर आते हैं, जिनसे 2 प्रश्न लिए गए हैं बहुविकल्पीय। आइए प्रश्नों पर विचार करते हैं। 29 का टोपी की किस बात से घर में बवाल खड़ा हो गया था? ये टोपी शुक्ला पाठ से लिया गया है। इसका सटीक आंसर हो जाएगा माता जी को अम्मी बुलाने से। अगला प्रश्न है ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में क्या है? ये आपका संचयन का पहला जो पाठ है हरिहर काका, उससे प्रश्न लिया गया है। तो ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में अपार श्रद्धा थी, जिसका सटीक आंसर 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 30 के प्रश्नों और उनके विकल्पों पर विचार किया, और हम लोगों ने जाना कि प्रश्न का पैटर्न कैसा रहता है, कौन से कितने नंबर के प्रश्न किताब से आते हैं, कितने नंबर के प्रश्न बाहर से आते हैं, ग्रामर खंड व्याकरण से कितने नंबर के प्रश्न रहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस परिचर्चा के बाद आप लोग की जिज्ञासाएं शांत हुई होंगी। आप लोगों के और भी कोई सवाल रहे होंगे, मन में प्रश्न रहे होंगे, तो उन सवालों को आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अगले सेगमेंट में उन प्रश्नों का और आपके समस्याओं का, जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।